क्योंकि थोड़ी सी भी गलती होने पर ब्रेन डैमेज हो सकता है। मेजर केसेस में कई जानवरों की कुछ हफ्तों में मौत हो जाती है। तो अगर इस चिप का इस्तेमाल इंसानों पर किया गया तो इस बात की क्या गारंटी है कि ये आपके थॉट्स और आइडियाज के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगी। इन सवालों पर नेटफ्लिक्स का कहना है कि यह फेयर मॉन्गरिंग है, पर असल में कंप्यूटर डायरेक्टली उसके ब्रेन के सिग्नल्स ले रहा था। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी साइंस फिक्शन मूवी देखते हुए सोचा है कि काश हम हमारे दिमाग की मदद से किसी मशीन को डायरेक्टली कंट्रोल कर पाते हैं, या फिर बिना किसी से एक शब्द कहे अपने थॉट से डायरेक्टली किसी से बात कर पाते हैं। आपके और हमारे इस बचपन के सपने को पूरा करने के लिए एलोन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। न्यूरालिंक का विजन सिंपल है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करना जो मशीन के साथ ह्यूमन ब्रेन को कनेक्ट कर सके, यानी दिमाग और कंप्यूटर के बीच एक ब्रिज क्रिएट कर सके। सोचिए एक ऐसा फ्यूचर हो जहां आप अपने ब्रेन के सिग्नल से व्हीलचेयर को चला सकें, पैरालाइज्ड लोग फिर से चल सकें और अंधे लोग फिर से देख सकें। लेकिन न्यूरालिंक सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट नहीं है, यह एक रिवॉल्यूशन है जो हमारे सोच, समझ और आइडेंटिटी को रीडिफाइन कर सके। आज इस वीडियो में हम समझेंगे न्यूरालिंक काम कैसे करता है और इसके एप्लीकेशंस क्या है और इस टेक्नोलॉजी का फ्यूचर ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए कैसा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। उन्नीस में स्कॉटिश राइटर लिंक बैंक ने एक बुक सीरीज लिखना शुरू की थी। इस सीरीज का नाम था द कल्चर। इस सीरीज में टोटल 10 बुक्स हैं, जिसकी आखिरी बुक 2012 में पब्लिश हुई थी। द कल्चर दरअसल एक फैंटेसी टेक बेस्ड स्टोरी है, जहां दुनिया का कंट्रोल एआई और मशीन ने ले लिया है और इंसान डायरेक्टली अपने ब्रेन से मशीन के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं। इसी चीज ने एलोन मस्क को मोटिवेट किया, क्यों ना हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करें जिससे ह्यूमन ब्रेन डायरेक्टली मशीन के साथ कम्युनिकेट कर सके। इस टेक्नोलॉजी को बीसीआई यानी कि ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेरेंस कहा जाता है। द कल्चर सीरीज में यह काम करने वाली कंपनी का नाम न्यूरालिंक था। 2016 में मस्क ने इसी से मिलते जुलते नाम की कंपनी न्यूरालिंक बनाई, जिसका मकसद इसी सपने को साकार करना था। पर बीसीआई आखिर काम कैसे करता है? न्यूरालिंक के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट हुई इस वीडियो को देखिए, जिसमें एक बंदर अपने ब्रेन के सिग्नल से वीडियो गेम खेल रहा है। पर आखिर कैसे? इसे समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि आखिर हमारा दिमाग काम कैसे करता है। हम जो भी काम करते हैं उसमें मेनली 3 स्टेप इन्वॉल्व होती है। मान लीजिए मेरे सामने एक पानी का ग्लास रखा हुआ है और मुझे पता करना है कि यह पानी कितना गर्म है। तो सबसे पहले मैं इस पानी को टच करूंगा। मेरी फिंगर में जो न्यूरल रिसेप्टर्स हैं वो इस टेम्परेचर को कैलकुलेट करेंगे कि क्या यह टेम्परेचर मेरी फिंगर को जला सकता है। फिर यह इन्फॉर्मेशन इलेक्ट्रिक सिग्नल के थ्रू ब्रेन तक पहुंचेगी और ब्रेन इस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। ब्रेन के अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करने के लिए अलग अलग हिस्से होते हैं, जिससे जो हिस्सा किसी भी तरह की मूवमेंट के लिए जिम्मेदार होता है उसे मोटर कॉर्टेक्स कहा जाता है। पानी के टेम्परेचर को प्रोसेस करने के बाद मोटर कॉर्टेक्स से एक नए इलेक्ट्रिक सिग्नल निकलते हैं जो आपके हाथ की मसल्स को मूव करने का ऑर्डर देते हैं और आखिर में आपके हाथ की मसल उस सिग्नल को इंटरसेप्ट करके मूव करती है। इन सब में बीसीआई का रोल आता है। अगर किसी तरह से हम ये डिकोड कर लें कि इस मूवमेंट के लिए हमारा ब्रेन कौन सा सिग्नल भेजता है, तो हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हमारा अगला मूवमेंट क्या होगा। इसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ समझने के लिए हम उस बंदर वाले वीडियो पर फिर से आते हैं। पहले उस बंदर को एक सिंपल वीडियो गेम खेलने को दिया गया और रिवॉर्ड के लिए उसके सामने एक पाइप रखा गया। जब भी बंदर अपना पॉइंट सिक्योर कर लेता, पाइप में से बनाना स्पूत मिलती। उस बंदर के ब्रेन में एक चिप लगाई गई थी जो बंदर के ब्रेन से निकलने वाले सारे सिग्नल्स को रिकॉर्ड करती थी। इन सिग्नल्स को स्टडी किया गया और देखा गया कि बंदर के कौन से ब्रेन के हिस्से से आने वाले सिग्नल से बंदर ऊपर जाता है और कौन से ब्रेन के सिग्नल से आने से नीचे जाता है। इसके बाद बंदर जिस जॉयस्टिक से यह गेम खेल रहा था उसे डिस्कनेक्ट कर दिया गया और ब्लूटूथ को डायरेक्टली उस चिप से कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर दिया गया था। पर बंदर को अभी भी यह लग रहा था कि वह गेम जॉयस्टिक की मदद से खेल रहा है, पर असल में कंप्यूटर डायरेक्टली उसके ब्रेन के सिग्नल्स ले रहा था। यही है बीसीआई टेक्नोलॉजी की बेसिक एप्लीकेशन। अब जब हमें समझ आ गया है कि ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेरेंस बीसीआई काम कैसे करता है, तो चलिए इस टेक्नोलॉजी के अलग अलग टाइप को समझते हैं। बीसीआई को मेनली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, इन्वेंसिव बीसीआई और नॉन इन्वेंसिव बीसीआई। इस तरह बीसीआई में किसी तरह की सर्जरी की जरूरत नहीं होती। यह डिवाइस ब्रेन के सिग्नल्स को डिटेक्ट करने के लिए स्कैल्प के सेंसर को यूज करता है। इस टेक्नोलॉजी पर न्यूरालिंक से पहले भी रिसर्च चल रही है। आपने गेमिंग हेडसेट्स और मेडिटेशन हैंडबैंड्स के बारे में सुना ही होगा, जो ब्रेन की एक्टिविटी को ट्रैक करते हैं, वह इसी कैटेगरी में आते हैं। नॉन इन्वेसिव बीसीआई का एडवांटेज यह है कि यह सेफ है और किसी तरह की सर्जरी की जरूरत नहीं होती। लेकिन इसका मेजर ड्रॉबैक यह है कि इसका सिग्नल एक्यूरेट नहीं होता, क्योंकि स्कल्प और स्कल्प सिग्नल्स की स्ट्रेंथ को काफी कम कर देता है। इसलिए एलोन मस्क इस टेक्नोलॉजी से सेटिस्फाइड नहीं है। इसी तरह की टेक्नोलॉजी यानी इन्वेसिव बीसीआई को प्रमोट करना चाहते हैं। इस तरह के बीसीआई में डायरेक्टली ब्रेन के अंदर सर्जरी के जरिए इलेक्ट्रो बैंड्स इम्प्लांट किए जाते हैं, या सिग्नल को डायरेक्टली न्यूरॉन्स से रिकॉर्ड करते हैं। मंकी एक्सपेरिमेंट में भी यही टेक्नोलॉजी यूज हुई थी, जिसमें बंदर के अंदर एक चिप इम्प्लांट हुई थी। पर इन्वेसिव बीसीआई के लिए बहुत पेशेंस की जरूरत होती है। यह सर्जरी एक स्पेशल रोबोट के जरिए की जाती है, क्योंकि थोड़ी सी भी गलती होने पर ब्रेन डैमेज हो सकता है।
सकता है। इसलिए अमेरिकन एजेंसी FDA जो इस तरह की हेल्थ केयर रिलेटेड टेक्नोलॉजीज को अप्रूव करती है, उसने न्यूरालिंक को ऐसे लोगों पर इस टेक्नोलॉजी का ट्रायल करने की परमिशन दी है जो न्यूरल डिसीज से सफर कर रहे हैं। फिलहाल न्यूरालिंक के 2 मेन डिवाइसेज हैं जिस पर कंपनी रिसर्च कर रही है। पहला है टेलीपैथी और दूसरा है ब्लाइंड साइट। चलिए पहले हम टेलीपैथी को समझते हैं। टेलीपैथी का मतलब है बिना किसी फिजिकल मीडियम से अपने ब्रेन के थॉट से किसी से बात करना। इसको मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए आप किसी डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं, आपको कुछ कहना है कि मुझे खाना चाहिए, तो आप डायरेक्टली अपने ब्रेन से कह सकते हैं। तो आप अपने वर्ड्स टाइप या बोलने की जगह डायरेक्टली अपने ब्रेन के सिग्नल से उन मैसेज को भेज सकते हैं। यह टेक्नोलॉजी सिर्फ कम्युनिकेशन में ही नहीं बल्कि सोशल इंटरेक्शन और रिलेशनशिप में भी एक रिवॉल्यूशन ला सकता है। दूसरी टेक्नोलॉजी ब्लाइंड साइट का मेन फोकस है कि यह उन लोगों के लिए विजुअली इम्पेयर्ड है, यानी कि अंधे हैं। न्यूरालिंक की टीम एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रही है जो विजुअल कॉर्टेक्स को डायरेक्टली सिग्नल भेजकर उन्हें देखने की अवेलेबिलिटी प्रोवाइड कर सकती है। पर यह काम कैसे करेगा? अगर उनकी आंखें, उनका रेटिना या उनका ऑप्टिकल नर्व डैमेज है तो भी ब्रेन का विजुअल कॉर्टेक्स इंटरेक्ट रहता है। न्यूरालिंक का चिप डायरेक्टली विजुअल कॉर्टेक्स तक सिग्नल भेजने की कोशिश करेगा। आपको एक चश्मा पहनना होगा जो इमेज को कैप्चर करके इलेक्ट्रिक सिग्नल के जरिए विजुअल कॉर्टेक्स को ट्रांसफर करेगा। विजुअल कॉर्टेक्स में लगी चिप उसे प्रोसेस करके देखने का काम करेगी। इस टेक्नोलॉजी से जो लोग अंधे हैं वह भी बाहर की दुनिया देख पाएंगे। जैसे कि हमने पहले भी बात की, न्यूरालिंक को अमेरिका की FDA एजेंसी ने सिर्फ उन पेशेंट्स पर ट्रायल करने की परमिशन दी है जो सेवरल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से सफर कर रहे हैं। लेकिन इलोन मस्क का विजन किसी कंपनी को खड़ा करना और न्यूरोलॉजिकल डिसीज को ठीक करने का ही नहीं, बल्कि पूरे ह्यूमन सिविलाइजेशन के फ्यूचर को डिजाइन करने का है। स्पेसएक्स से मार्स पर ह्यूमन की सेटलमेंट की प्लानिंग हो, टेस्ला से सस्टेनेबल एनर्जी का प्रमोशन हो या न्यूरालिंक से ह्यूमन की इंटेलिजेंस हो और AI का इंटीग्रेशन हो, मस्क हमेशा लॉन्ग टर्म गोल के साथ काम करते हैं। इसलिए कई लोगों के मन में इस प्रोजेक्ट को लेकर अनसर्टेनिटी है। न्यूरालिंक के कई एक्स एम्प्लॉइज ने यह खुलासा किया कि यह एक्सपेरिमेंट कई जानवरों पर किया जाता है, जिनमें मेजर केसेस में कई जानवरों की कुछ हफ्तों में मौत हो जाती है। तो अगर इस चिप का इस्तेमाल इंसानों पर किया गया तो इस बात की क्या गारंटी है कि ये आपके थॉट्स और आइडियाज के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगी? आपकी प्राइवेट मेमोरी और प्राइवेसी का क्या? पर इस चिप की मदद से लोगों की एफिशिएंसी कई गुना बढ़ सकती है। पर फिर उनका क्या जो इस चिप को अफोर्ड नहीं कर सकते या फिर किसी डर की वजह से वह इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहते? इन सवालों पर नेटफ्लिक्स का कहना है कि यह फेयर मॉन्गरिंग है। जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आती है लोगों को हमेशा यह डर रहता है, लेकिन इस डर से हम टेक्नोलॉजी की प्रोग्रेस को नहीं रोक सकते। इलोन मस्क का कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन इंटेलिजेंस को सरपास कर सकता है। न्यूरालिंक एक टूल बनेगा जिससे ह्यूमन सीमलेसली इंटीग्रेट करके काम कर सकेंगे। और क्या सिर्फ इस डर से यह टेक्नोलॉजी डेंजरस हो सकती है? हम उन लाखों लोगों की हेल्प नहीं कर सकते जिनकी इससे लाइफ चेंज हो सकती है। 2023 में न्यूरालिंक ने अपना पहला ह्यूमन ट्रायल अनाउंस किया था। इस ट्रायल का फोकस है पैरालाइज और ALS जैसे पेशेंट्स को उनकी लॉस्ट मोबिलिटी वापस करना। ट्रायल में यह देखा जाएगा कि न्यूरालिंक की चिप किस हद तक ब्रेन के सिग्नल्स को एक्यूरेटली इंटरप्रेट और कंट्रोल कर सकती है। अगर हमारे पास पहले यह टेक्नोलॉजी होती तो स्टीफन हॉकिंग आसानी से अपने आइडिया शेयर कर पाते, जो फिजिक्स के लिए रिवॉल्यूशन हो सकती थी। मस्क का कहना है कि अगर हम फ्यूचर के चैलेंजेस के लिए अभी से प्रिपेयर नहीं करेंगे तो AI के सामने हम पावरलेस हो जाएंगे। न्यूरालिंक एक ऐसे फ्यूचर की तरफ कदम है जहां ह्यूमंस अपने आगे के इवोल्यूशन के लिए टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, न कि सिर्फ उसका शिकार बनेंगे। तो दोस्तों, न्यूरालिंक एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो ह्यूमन लाइफ को कम्प्लीटली रिडिफाइन कर सकती है, लेकिन इसके साथ एथिकल, टेक्निकल और सोशल चैलेंजेस भी हैं। अभी यह डिसाइड करना मुश्किल है कि यह टेक्नोलॉजी हम ह्यूमंस के लिए श्राप बनेगी या वरदान। आपका इस टेक्नोलॉजी के बारे में क्या ओपिनियन है? क्या आप न्यूरालिंक जैसे इम्प्लांट्स को लगवाना चाहेंगे? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब और इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू। मिलते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक में।